अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे ये कहेगा? ये ले तड़ाक। भैया मुझे मत मारो भैया। अरे तुझे बिना मार के बात कहाँ समझ में आती है? तुम्हें तो मारना ही पड़ता है। भैरव और कालू दोनों भाई थे। भैरव जहाँ आक्रामक था तो वहीं कालू बहुत ही सीधा साधा और विनम्र था। हरिया कौआ इन दोनों को काफी समय से देख रहा था। तभी हरिया कौआ आता है। अरे भैरव, क्या हो गया? क्यों मार रहे हो अपने छोटे भाई को? मैं तुम्हें अक्सर देखता हूँ, बिना मतलब इसे मारे जाते हो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्या समस्या है तुम्हारी? क्यों ऐसे करते हो तुम? अरे पिताजी देखो, ये क्या कह रहा है? ये हमारी जमीन पर ढाबा खोलने की बात कह रहा है। मैं इसे मारूं नहीं तो क्या करूं? अरे उसने क्या गलत कहा? मैंने ही उसे कहा था कि वहाँ पे ढाबा खुलेगा और यही बात उसने तुमसे कही। तुम तो घर में बैठे बैठे सिर्फ तोड़ते रहते हो रोटियाँ। घर का खर्चा सारा कालू ही चलाता है। अच्छा, तो यही सुनना बाकी था? पिताजी आज आपने ये भी कह दिया, मतलब कि मैं अपने छोटे भाई के टुकड़ों पर पलता हूँ। अपनी बात को तू कैसे लेता है वो तू समझ, लेकिन ये सच है। अरे अरे भैया भैया ऐसे मत करो भैया। अरे चुप कर, तू मेरा भाई नहीं है। कहाँ से मेरे पिता ने तेरी माँ से शादी कर ली। मैं अपनी पिता और अपनी माता का इकलौता संतान हूँ। मेरे पिता की दूसरी शादी की पैदाइश है तू। मेरा कोई भाई भाई नहीं है। इतना कह के गुस्सा कर भैरव वहाँ से चला जाता है। पिताजी आपको इतना ज्यादा उग्र होकर बोलने की जरूरत नहीं थी। भैया को कितना बुरा लग गया। आपने क्यों कह दिया कि मेरे टुकड़ों पर पलते हैं वो? अरे कालू, तू समझ नहीं रहा है। तू बहुत भोला भाला है। वो हमेशा से तुम्हें परेशान कर रहा है और तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे नहीं पिताजी, कोई जरूर भैया के कान भर रहा है। आपने बचपन की बातें भुला दी। बचपन में भैया कैसे मेरा ध्यान रखते थे। हर जगह पे कोई है जो भैया को सिखा पढ़ा रहा है, तभी भैया ऐसा कर रहे हैं। अरे तू छोड़ उसकी और जाकर ढाबे की तैयारी कर। ढाबा बनाना बहुत जरूरी है, वरना घर चलेगा कैसे? मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, समझ रहे हो बात को? अरे पिताजी आप ऐसा मत कहो, वैसे मैं ढाबे की तैयारी करूँगा। उधर भैरव गुस्से में आगे बढ़ा चला जाता है और भैरव पहुंच जाता है ढींगर बाज के पास। ढींगर उसे आता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है। ढींगर शुरू से ही भैरव कौवा के कान में हरिया के खिलाफ जहर भरता था। हरिया के पास अच्छी खासी संपत्ति थी, एक बड़ा सा कोठी और ढेर सारे खेत, और उसके खेत और बंगले पर नजर थी ढींगर की। आओ आओ, अरे मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। ऐसा लगता है बाप बेटे में झगड़ा हुआ है, बड़े गुस्से में हो। अरे ढींगर, मैं तो परेशान हो गया हूँ। समझ में नहीं आता है मेरे पिताजी क्या चाहते हैं। आज तो हद हो गई। और पिताजी ने भी कह दिया कि मैं छोटे के टुकड़ों पर पलता हूँ। ये तो होना ही था। मैं भी चला जाऊंगा, मैं ये गांव ही छोड़ दूंगा। अरे रे 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 रे, ये गलती नहीं करना। ये गलती करेगा तो तू फंस जाएगा। अरे क्या कहना चाहते हो? फंस जाऊंगा? इतनी बेइज्जती के बाद कोई रुकता है क्या? अरे सुन, तेरा बाप राजा के कोतवाल के पास गया था। तेरा बाप गांव के मुखिया के पास गया था और तेरे बाप ने मुखिया के सामने अपनी वसीयत बनवाई है। और सुन ले, वसीयत में तेरे छोटे भाई के नाम सारी धन संपत्ति कर दी है। अरे तो ये तो बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसने ऐसा ही किया है। कोई नहीं, गांव छोड़कर चला जाऊंगा। अरे क्या छोड़कर चला जाऊंगा? छोड़कर चला जाऊंगा, एक ही बात लगा रखी है। आगे की बात सुनो। तुम चाहो तो मैं वसीयत पलट सकता हूँ और मुखिया जी से मिलकर तुम्हारे नाम करवा सकता हूँ सारी संपत्ति। वसीयत पलट सकती है? कैसे? अरे वो तू मेरे ऊपर छोड़ दे, सारा दिमाग खर्च मत कर। तू बता, तू राजी है कि नहीं?
अगर राजी है तो हम चलेंगे मुखिया जी के पास। तभी वहाँ पर ढिंगरबाज की बेटी आती है। ढिंगर ने एक कौवी को अपनी बेटी की तरह पाला था। पिताजी, माँ बुला रही है आपको। आ रहा हूँ। और गौरी कौवी प्यार से देखने लगती है भैरव को। देखो भैरव, अगर तुम सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेते हो तो भी तुम्हें इजाजत मिलेगी मेरे पिताजी, तभी तुम्हारी शादी मेरे संग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अरे गौरी, ये क्या बात हुई? अरे तुम सोचते क्यों नहीं हो? कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी उससे तो नहीं करेगा ना जिसके पास कुछ भी ना हो। देखता हूँ। ये कह के भैरव गांव में घूमने लगता है और चिंता में सोचता रहता है। फिर रात को पहुंचता है ढिंगर के पास। मैं तैयार हूँ, कल चलेंगे हम मुखिया के पास। ठीक है भाई, चलो मुखिया के पास। उधर कालू कौवा अपने पिता हरिया के साथ मिलकर एक बड़ा सा ढाबा खोल लेता है और उसका ढाबा भी ठीक ठाक चलने लगता है। इधर भैरव पहुंचता है मुखिया के पास। टीकू मुखिया और चील बैठे हुए थे। अरे आओ आओ ढिंगर, ले आए हो इसे? हाँ भाई, ले आया हो। जरा कर दे इसका फैसला। तूने तो मुझे सारी बात बता ही दी है। देख भाई भैरव, धन संपत्ति तो खूब है तेरे पास, लेकिन तेरे बाप ने तुझे न देकर तेरे छोटे भाई को दिया है। मालिक, ये तो बहुत नाइंसाफी है मालिक। इसके साथ तो धोखा हो गया मालिक। अरे हाँ, उसी धोखे को तो ठीक करना है। सुन भाई, 20% मैं लूंगा। अरे ये क्या बात कह रहे हो आप? उतनी धन संपत्ति का 20% आप समझते हैं कितना हो जाएगा? तो फिर ऐसा करो, जाकर लड्डू पकड़ लो। कल से जैसे ही वसीयत उसके नाम पर गई, वैसे ही तू सड़कों पर भीख मांगता नजर आएगा। हाँ मालिक, मैं इसे सिखा दूंगा कैसे भीख मांगते हैं। ऊपर वाले के नाम पर दे दो, इसके नाम पर दे दो, उसके नाम पर दे दो। अरे भैरव, क्या सोच रहा है तू? इस मुखिया के मुंह पे 20% मार और पूरे धन संपत्ति पर कब्जा कर ले। और बता दूं तुम्हें, तुम्हारे पिताजी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाले हैं। 1 सप्ताह के अंदर ही उनकी मौत होगी। ये कैसे कह सकते हैं आप? तेरे पिता ने इसीलिए वसीयत बनाई है। वैद्य जी ने उन्हें बता दिया है ज्यादा वक्त ना है उनके पास, इसीलिए वो अपनी धन संपत्ति को अपने बच्चों में बांट कर जाना चाह रहा था। करवाना है तो बोलो, और लड़ना जाकर भीख मांगना 5-6 दिन में। अरे नहीं नहीं, मुझे करवाना है। ठीक है, मैं 20% देने को तैयार हूँ। आखिरकार मुखिया कागज आगे करता है। लो भाई, ठेंगा लगा दो यहाँ पे। अरे मने अंगूठा लगा दो। भैरव कौवा अंगूठा लगा देता है। 4-5 दिनों बाद सचमुच से हरिया की तबीयत बिगड़ जाती है और हरिया की मौत हो जाती है। कालू कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। पिताजी, ये क्या हो गया पिताजी? पिताजी, आप मुझे छोड़कर चले गए पिताजी। तभी वहाँ पर मुखिया, चील, ढिंगर सब पहुँच जाते हैं। देखो भाई, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि मरने के 1 घंटे के अंदर मैं वसीयत सुना दूं। तो भाई सुनो, तेरी सारी संपत्ति वगैरह को तेरे बड़े भाई के नाम कर दिया है तेरे पिता ने। कोई बात नहीं है, वो मेरे भैया, अगर उनके नाम कर दिया है तो कोई बुरी बात नहीं है मुखिया जी। लेकिन अभी मैं कुछ भी सुनने समझने में नहीं हूँ, मुझे परेशान मत कीजिए। मुखिया ये सारी बातें कह के वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा अपने पिता का दाह संस्कार करता है। वापस जैसे ही घर लौटता है, कालू देखता है भैरव गेट पर ही खड़ा है। अरे कहाँ जा रहा है तू? इस घर पर, हमारी जमीन जायदाद पर अब तेरा कोई हक नहीं है। निकल जा यहाँ से। अरे भैया, ये क्या कह रहे हो? मैं घर में नहीं जाऊंगा। कहाँ रहूंगा भैया? कहीं भी रह,
लेकिन मेरी किसी भी संपत्ति पे तेरा हक नहीं है। तूने वसीयत देखा ना। कालू को भैरव घर से निकाल देता है। कालू ढाबे पे पहुंचता है तो वहाँ ढिंगर बाज मिलता है। अरे कालू भैया, अब ये तुम्हारा नहीं है, ये ढाबा भी भैरव भैया का है और भैरव ने कहा है कि मैं संभालूं। आखिर मैं होने वाला ससुर हूँ उसका। अब कालू के पास कुछ नहीं बचता है। कालू उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव पहुंचता है। वहाँ इधर उधर भटक रहा था कि एक कबूतर की नजर उस पर पड़ी। अरे अरे, ओ भाई इधर आओ इधर आओ। तुम कालू कौआ हो ना? हाँ हाँ, मैं कालू कौआ हूँ। अरे भाई, ये घर, ये खेत, ये सब तुम्हारे हैं। ये क्या बात कह रहे हो? हाँ भाई, हरिया ने मुझे ये खेत और ये घर दिया था, लेकिन मेरे परिवार में भी अब कोई नहीं बचा है। मैं हरिया को उनकी सारी संपत्ति लौटाने जा रहा था। पता चला कि हरिया की मौत हो गई है। फिर तुम्हारी बात भी पता चली कि तुम्हें घर से निकाल दिया है। अब ये तुम्हारा है भाई, तुम इस पे रहो और आराम से सब कुछ करो। वो कबूतर उसे अपना बड़ा सा घर और खेत खलियान देकर निकल जाता है। कालू खेतों में काम करने लगता है और घर में रहने लगता है। उधर भैरव की शादी ढिंगर की बेटी गौरी से हो जाती है। एक दिन भैरव जब घर आता है तो ढिंगर और गौरी की बातें सुनता है। पिताजी, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। काम का ना काज का, 1.5 मन अनाज का, ये बना दो, वो बना दो, वो बना दो, वो खाऊंगा, ये खाऊंगा, मुझे नहीं खिलाना है। आपने कहा था कि ये धन संपत्ति की वजह से शादी कर लो, मैंने शादी कर ली, अब नहीं। अरे बिटिया, अब तो तारी सारी धन संपत्ति तेरे नाम और तेरे नाम से मेरे नाम चढ़ चुकी है। किसी भी दिन उसे निकाल फेंकेंगे, तू टेंशन काहे लेती है? गुस्से में भैरव सामने आ जाता है। अरे ढिंगर, तो ये तुम्हारी चाल थी? तुम जानबूझकर मुझे भड़काते रहते थे। मेरे पिता और भाई ठीक कहते थे कि मुझे दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। अरे अब सुन लिया है तो मेरा क्या उखाड़ लेगा तू? निकल यहाँ से, जितनी जल्दी निकल सकता है निकल, वरना चीर फाड़ करके खा जाऊंगा, याद रखियो। दोनों बाप बेटी आखिरकार उसे निकाल फेंकते हैं। कई दिनों तक भटकते भटकते उसे कालू के बारे में पता चलता है और वो कालू के पास पहुंच जाता है और रोने लगता है। अरे भैया, क्यों रो रहे हो भैया? रो मत भैया, तुम सही सलामत हो, यही काफी है। वो धन संपत्ति का क्या भैया, जब हम और तुम ही साथ न रहे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम दोनों है ना, ये खेत खलियान, इससे हम फिर से बना लेंगे बहुत सारी संपत्ति। तभी वहाँ मुखिया पहुँच जाता है। अरे भाई, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम दोनों को। माफ कर दो भाई कालू, माफ कर दो भाई भैरव। अरे मुखिया जी, आपकी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। अरे भैरव, मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई है। वैद्य जी ने कहा है मेरे पास भी 7 दिन ही बचे हैं। देखो भाई, मैंने जाकर राजा साहब को सारी बात बता दी है। राजा साहब ने ढिंगर और उसकी बेटी को जेल के सलाखों में डाल दिया है। तुम दोनों की संपत्ति वापस से पड़ी हुई है, जाओ और ले लो। हाँ भाई, मुखिया जी को पापों की सजा मिल गई है। तुम लोग अपने अपने घर जाओ भाई। कालू और भैरव वापस से अपने घर पहुंच जाते हैं। कालू और भैरव अब मिलकर ढाबा चलाने लगते हैं। अरे इधर नान रोटी देना। हाँ हाँ भाई, अभी आया। छोटे, तू दाल मखनी देख लेना, मैं जरा उसे रोटी देकर आता हूँ। हाँ भैया, देख के आओ आप। अब सुखी से रहने लगे थे सब। अरे भाई भैरव, चल जरा खेतों में घूम के आते हैं। सुबह सुबह ठंडी ठंडी बयार चल रही है। हाँ भैया, चलो ना, मैं तो तैयार ही हूँ, जब कहो आप। चलो भाई चलो। कालू और भैरव अपने खेतों की तरफ जाते हैं। रास्ते में उसने मीनू मौसी मिलती है। अरे 2
ओ कल मुहे किधर जा रहे हो? अरे मौसी, अपने खेतों में जा रहे थे, एक बार दिल किया देखे क्या हाल है। अच्छा निखट्टू, तुम लोग खेतों की तरफ जा रहे हो, सुनकर अच्छा लगा। अरे मौसी, ऐसी बातें क्यों कह रही हो? हम क्या काम नहीं करते? हाँ हाँ, 2 महीने काम करते हैं और 10 महीने आराम करते हैं। अरे भैया छोड़ो इसे, क्या इस बुढ़िया की बात पे लगे हो, आगे बढ़ते हैं। कालू और भैरव मीनू मौसी को छोड़ आगे निकल जाते हैं। वो अपने खेतों में पहुंचते हैं। इस बार क्या बोए, कुछ समझ में नहीं आता है। भैया मैं तो कहूँगा इस बार आलू बोते हैं, अगर बिका तो ठीक, नहीं बिका तो घर में खाने को तो हो जाएगा। हाँ ये बात भी सही है, मीनू मौसी ने गलत नहीं बोला। 2 महीने काम करेंगे, 10 महीने आराम करेंगे। कम से कम ऐसी फसल लगाते हैं कि घर में खाने की दिक्कत ना हो। अरे कभी आलू पराठा, कभी चावल चोखा, कुछ तो बन जाएगा आलू से। हाँ भैया मैं तो यही कहूँगा, एक खेत में आलू लगा देते हैं और एक खेत में गेहूँ लगा देते हैं। रोटी और आलू दोनों चीजें बन जाएंगी। आलू पराठे खाएंगे और मन हुआ तो सब्जी रोटी खाएंगे। हाँ आइडिया तो बुरा नहीं है। तभी कालू कौवे की नजर पड़ती है गुन्नू काका के बंजर खेत पर। अरे ये तो गुन्नू काका का पुराना बंजर खेत है। हाँ भैया, पता नहीं गुन्नू काका तो बहुत दिनों से दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, न जाने कहाँ चले गए हैं। लेकिन इनके खेतों में बिजुका खड़ा है, देख रहा है। ये बिजुका तो एकदम अपने ही हिसाब से है, खराब नहीं हुआ है। अरे भैया ये पहले नहीं था, 10 दिन पहले मैंने देखा था। इस खेत में कोई बिजुका उजुका नहीं था, लेकिन अभी न जाने कहाँ से आ गया है ये। अरे ये बंजर खेत में किस काम का है? बिजुका देखने से तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इस बिजुके का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हाँ भैया हम तो कर सकते हैं, लेकिन अब शाम होने वाली है। अरे सुबह से शाम हो गई, बताओ हमें पता ही नहीं चला। भैया ऐसा करते हैं ना, भी अपने खेतों में लगाने के बजाय इसे गांव के मंदिर में रख देते हैं और फिर अगले दिन सुबह यहाँ से ले आएंगे और अपनी खेतों में लगा देंगे। हमें बिजुका बनवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ छोटे, तू कह तो सही रहा है। चल इस बिजुका को लेकर चलते हैं मंदिर। दोनों भाई बिजुका को उठाकर लाकर मंदिर में रख देते हैं। अरे भैया हम मंदिर में कोई आएगा तो वो डर जाएगा, रात में चोर वोर। अरे रात में मंदिर में कौन चोर आएगा, कोई नहीं आएगा। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। दोनों घर पहुंचते हैं। उनकी पत्नियां बिजली और गौरी इंतजार कर रही थी। अजी ये क्या है, कहाँ थे दिन भर? सुबह निकले टहलने के लिए और लौट रहे हो रात को। अरे बिजली, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? काम करने के लिए हम लोग जाते हैं और काम करने में वक्त तो लगता ही है ना। अच्छा अच्छा, ये लो खाना खा लो। उधर भैरव की पत्नी गौरी उससे कहती है, क्या आलस करते रहते हो? मुझे खूब पता है, दिन भर गांव के चक्कर लगाए होंगे तुम दोनों भाइयों ने और कुछ भी नहीं किया होगा। अरे कुछ काम कर लिया करो, इस तरीके से 10-10 महीने बैठकर खाना अच्छी बात नहीं है। गौरी मुझे सोने दो, नींद आ रही है, ज्यादा बकवास मत करो। दोनों ही भाई वैसे ही आलसी थे, लेकिन अगले दिन उनके दरवाजे पर मंगरू पहुंचता है। अरे भैया कालू, उठो उठो, भैया भैरव जल्दी बाहर आओ। दोनों भाई बाहर आते हैं। अरे क्या हो गया मंगरू, क्यों चिल्ला रहा है, डक्कारे लगा रहा है? अरे भैया पुजारी जी नहीं मिल रहे हैं और मंदिर में पुजारी जी गायब है। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। अरे वो उल्लू पुजारी रात में कहीं चला गया होगा। अरे भैया हमारे गांव का नियम है, जो पुजारी बनता है वो जीवन भर गांव छोड़कर नहीं जा सकता है। अब कहाँ चले गए हैं पुजारी जी, मिल ही नहीं रहे हैं। तो हम क्या करें, हमारे यहाँ आकर क्यों खड़े हो? अरे भैया पुजारी जी की पत्नी ने कहा कि तुमने रात में एक बिजू का मंदिर में लाकर रखा था और वो बिजू का भी नहीं है और वो पुरोहित भी नहीं है। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो मंगरू, बिजू का क्या निगल जाएगा क्या पुजारी जी को? अब जो भी है भैया, बुलाया है तुम्हें पंचायत में। अरे हम काहे जाएंगे पंचायत में, हमने ऐसा क्या किया है? क्यों छोटे? हाँ भैया
हमने तो कुछ भी नहीं किया है, हमने बस बीजूका रखा था कि अगले दिन हम उस बीजूका को अपने खेत में ले जाकर लगा देंगे। देखो भाई, अगर तुम्हें बचना है तो सबसे पहले उपाय निकालो। मेरा काम था तुम्हारे तक संदेशा पहुंचाना, सो पहुंचा दिया, अब तुम्हारी मर्जी। इतना कह के मंगरू वहाँ से चला जाता है। मंगरू के जाने के बाद कालू कौआ भैरव से कहता है, देख भाई छोटे, मुसीबत तो आ गई है, अब गांव वाले हमें ही पकड़ेंगे। ऐसा करते हैं, मीनू मौसी के पास चलते हैं। अरे भैया, मीनू मौसी तो जली कटी सुनाएगी। अरे जली कटी सुनाती है, लेकिन उसे इस गांव के इतिहास के बारे में सब पता है। वही बता सकेगी कि वो बीजूका क्या जादुई बीजूका था या क्या था। कालू और भैरव मीनू मौसी के पास पहुंचते हैं। मीनू मौसी एकदम दूर गांव से एक झोपड़ी बनाकर रहा करती थी और जल्दी किसी भी पंछी से मिला नहीं करती थी। अरे आ गए दोनों कलमुहे, क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैं अपने घर पे किसी से नहीं मिलना पसंद करती। अरे मौसी, एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, इसलिए आए हैं तुम्हारे पास। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं क्या मुसीबत है तुम्हारी, और ये मुसीबत तुमने खुद से बुलाई है और इसीलिए तुम फंसे हो। मौसी, हमें बचा लो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं क्या बचाऊंगी तुझे? वो बीजूका तूने उस खेत से उठाया ही क्यों? तुझे उठाना ही नहीं था। अरे मौसी, अब गलती हो गई अनजाने में, हमने तो कुछ और सोच कर उठाया था, अब उसकी सजा ऐसे दोगी क्या? अरे देख, अब उस बीजूके पे है, वो बीजूका तुम्हें प्यार करता है या फिर वो बीजूका तुम्हें सजा देता है, सब कुछ उस बीजूके पे है। जा जा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। कालू और भैरव घर आ जाते हैं। अब तो पंचायत हमें बहुत बुरी सजा देगी, पुजारी जी नहीं मिल रहे हैं। घर पे वो देखते हैं बीजूका खड़ा है और बीजूका हंस रहा है। अरे दोनों नालायकों, कहाँ चले गए थे? मैं वो जादुई बीजूका हूँ, मुझसे जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन मेरे शरीर में लगे हीरो को नोचने की कोशिश न करना, वरना तुम्हें मैं गायब कर दूंगा। अरे भैया बीजूका, हमें माफ कर दो और पुजारी जी को लौटा दो भैया। ये लो तुम्हारे पुजारी जी, तुम्हारी पत्नियां बहुत अच्छी हैं, तब से मुझे खूब खाना खिलाया। अरे क्या करते, अचानक से ये बीजूका प्रकट हो गया और हम दोनों डर गई थी। ये हमें जो जो आदेश दे रहा था वो सारे काम हम कर रही थी। अच्छा किया। लो ये पुजारी, जा यहाँ से। पुजारी वहाँ से निकलता है। मैं पूरे गांव को बताऊंगा ये जादुई शैतानी बीजूका लेकर घूम रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पुजारी की याददाश्त खत्म हो जाती है। अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो मंदिर में होना चाहिए। हाँ, तभी सामने से गुन्नू कबूतर उन्हें मिलता है। अरे पुजारी जी, आप ठीक हैं? अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम इतने सालों बाद कहाँ से आ रहे हो? अरे मैं गया हुआ था तीरथ पे। अरे तीरथ पे गए थे इतने साल? हाँ, मैं अपनी खेतों की तरफ जा रहा हूँ। जाओ जहाँ जाना है जाओ। पुजारी जी आगे निकल जाते हैं। कालू कौवा के सांसों में सांस आती है। अब कालू कौवा बीजूका से कहता है, भाई बीजूका, अब तुम यहाँ से जाओ। अरे तुम्हें ऐसा लगता है मैं जाने के लिए आया हूँ? चलो, खेतों में मजदूरों को बहुत तकलीफ होती है, एक ढाबा खोलो। अरे भैया, ढाबे के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, अनाज भी नहीं है। अरे मैं हूँ ना। जबरदस्ती बीजूका कालू और भैरव से खेतों के बीच में एक ढाबा खुलवाता है। खेतों में काम करने वाले सारे पंछी अब उसी ढाबे पे आकर खाना खाते हैं। ढाबे के लिए स्वादिष्ट खाना बीजूका अपनी जादुई शक्तियों से तैयार करता है। बिजली, गौरी, कालू और भैरव सबको बीजूका काम पे लगा देता है। अब दिन भर मेहनत करने की आदत पड़ चुकी थी। अरे बिजली, गौरी, जल्दी बर्तन साफ करो। हाँ, अभी किया। हाँ जेठ जी, किया। अरे भैरव, टेबल पोंछ। हाँ भैया, पोंछ रहा हूँ। एक बोरी अनाज, 2 बोरी अनाज। हाँ ये ठीक है, कल के लिए हो जाएगा। भाई बीजूका, अब हमने मेहनत करना सीख लिया है। अच्छी बात है, मेहनत करना सीख लिया है तो मेरा मालिक भी आ रहा है, अब मैं भी चला जाऊंगा। गुन्नू कबूतर वहाँ पहुँचता है खाना खाने। अरे गुन्नू काका, बड़े बरसों बाद देखा,
हाँ भाई, तीरथ पे चला गया था और मेरे खेतों का बिजूका नहीं दिख रहा है। अरे ये बिजूका तो मेरा है। हाँ काका, ये तुम्हारे ही खेतों से लिया था हमने, ले जाओ अपना बिजूका। गुन्नू काका बिजूका को लेकर चले जाते हैं, लेकिन अब मेहनत करना कालू भैरव बिजली गौरी सीख चुके थे। अब उनका ढाबा अच्छे से ही चल रहा था और कालू भी खाना बनाना सीख चुका था। कालू जो भी खाना बनाता वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता था और कालू उसे खिलाकर अच्छे खासे पैसे कमा रहा था।